नमस्कार साथियों, डेली मंत्रा की करंट अफेयर की क्लास में मैं विभोर मोहतला आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आगे आने वाले 1 घंटे में हम करंट के 10 क्वेश्चन देखेंगे जो हाल ही में सुर्खियों में रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास को एक मोटिवेशन कोटेशन के साथ। आज का मोटिवेशन कोटेशन आप सभी के लिए, द बेस्ट टाइम टू डू इट्स इज नाउ, समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर। दोस्तों, जो आपको शुरुआत करनी है और खासकर विद्यार्थी जीवन में अक्सर हम बातों को टालते रहते हैं, लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आज से अभी से जुट जाइए, बाद में कुछ नहीं हो पाता। कहते हैं कल तो रावण की भी नहीं आई थी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक जरूरी अपील अब सभी लोगों से, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको साझा करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हाल ही में मई 2026 में यूएई के परमाणु संयंत्र पर ड्रोन हमले के बाद किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने पुष्टि की है कि वहां कोई रेडियो धर्मी रिसाव यानी रेडिएशन लीकेज नहीं हुआ है? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हमला हुआ कहां है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं ईरान और किसके बीच में, तो इजराइल प्लस यूएसए, इनके बीच में युद्ध हो रहा है। इस इजराइल की तरफ कौन कौन है, तो ये अरब खाड़ी के सभी देश, अरब खाड़ी के सभी देश इनका साथ दे रहे हैं। इसी में से अरब देशों में से एक देश है जिसका नाम है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। इस सब संयुक्त अरब अमीरात का एक परमाणु संयंत्र है। अब ये परमाणु संयंत्र क्या होता है दोस्तों? जो परमाणु ऊर्जा होती है उसका उपयोग हम सिर्फ परमाणु बम बनाने के लिए नहीं बल्कि बिजली बनाने के लिए भी करते हैं, क्योंकि बिजली बनाने के लिए आवश्यक है कि हम टरबाइन को घुमाएं। जब टरबाइन घूमेगी तो बिजली का उत्पादन होगा, तो उसको हम यूरेनियम की सहायता से घुमाते हैं। अब ये यूएई का और इस अरब प्रायद्वीप का सबसे पहला परमाणु संयंत्र है। इसका नाम काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि चर्चा में है, तो बड़ा कहा परमाणु संयंत्र इसका नाम है। तो कहां पर है, तो ये यूएई में स्थित है। अब इस पर ईरान ने तीन ड्रोनों से हमला किया। तो इस पर 3 हमले हुए हैं, 3 हमले हुए किससे, तो ड्रोनों से। 3 हमले ड्रोन के द्वारा। यहाँ पर एक वायु रक्षा प्रणाली लगी है, जिस वायु रक्षा प्रणाली को चारों तरफ इसकी सुरक्षा के लिए वहां पर लगाया गया है। जैसे भारत के पास S-400 है, ऐसे ही इनके पास अपनी एक वायु रक्षा प्रणाली है। उसने 2 ड्रोन को तो वहीं पर गिरा दिया, लेकिन एक सक्सेसफुल रहा इस पर गिरने में। अब ये जो ड्रोन है ये उस परमाणु संयंत्र के ऊपर तो नहीं गिर पाया, लेकिन उसके बाहर वाले हिस्से में जहां पर जनरेटर रखा हुआ था उसके ऊपर ये गिर गया। अब इसकी पुष्टि की है किसने, IAEA ने। किसने, IAEA ने। ये IAEA क्या है, तो यह एक अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है जो दुनिया भर के परमाणु संयंत्रों पर निगरानी रखती है कि कोई उसका गलत उपयोग तो नहीं कर रहा या उसका उपयोग सही ढंग से किया जा रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को हुई थी। 1957 को स्थापना हुई थी और इसका कार्य है कि विश्व में जितने भी परमाणु संयंत्र हैं उनका रखरखाव कैसे है या उनका उपयोग कैसे किया जा रहा है, इसकी बात को सुनिश्चित करता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर वियना में है। वियना जो किसकी राजधानी है, तो वियना जो ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक है, यूरोप वाला ऑस्ट्रिया की राजधानी है ये वियना। और इसमें वर्तमान में सदस्यों की संख्या 181 है, यानी 181 देश इसके सदस्य हैं। 2005 में इस संस्था को 2005 में इसे नोबेल पुरस्कार भी मिला था। किसका, नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। किसके लिए, कि इसने परमाणु संयंत्रों की इतनी अच्छी देखभाल की कि जिससे कोई बड़ी त्रासदी आ सकती थी, यानी शांति इसने उत्पन्न कर दी। अब बात करें हम बरहाकहा परमाणु संयंत्र की, तो यूएई का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रोजेक्ट है और अरब प्रायद्वीप का पहला वाणिज्य के परमाणु संयंत्र है। ठीक है, इस बरहाकहा का अर्थ होता है
अरबी भाषा में आशीर्वाद। तो इसका अरबी भाषा में क्या हुआ? अरबी भाषा में इसका अर्थ क्या होगा? आशीर्वाद। आशीर्वाद इसका अर्थ है। बाराका परमाणु संयंत्र जो अरब के लिए एक आशीर्वाद के तौर पर ही काम में लाया गया, इसीलिए इसका नाम बाराका रखा गया। इसकी स्थिति कहाँ है? तो ये अल दफरा में। कहां पर है? तो यह स्थित है अल दफरा। आपसे पूछा जा सकता है कि बाराका परमाणु संयंत्र यूएई में कहाँ स्थित है? तो अल दफरा में ये स्थित है। तो ये हुआ पूरी जानकारी किसके बारे में? इसके बारे में। अब ये परमाणु संयंत्र एक बार अपनी आंखों से आप देख भी लीजिए। तो ये परमाणु संयंत्र है, इसके चारों ओर इन्होंने वायु रक्षा प्रणाली लगाई हुई है, जिसने इस हमले को क्या कर दिया? नाकाम कर दिया है। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण 2009 में। कब हुआ? तो इस परमाणु संयंत्र का निर्माण 2009 में कराया गया, और इसने जो अपना कार्य करना शुरू किया था वो 2012 से किया था। तो 2012 से कार्य करना शुरू किया। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसमें लागत कितनी लगी थी, तो इसमें लगभग 24 बिलियन डॉलर लगे थे। कितने? 24 बिलियन डॉलर यूएसडी, यानी यूएस डॉलर इसमें 24 बिलियन लगाए गए थे इसके निर्माण में। तो आपको ये पूरी कहानी समझ आ गई होगी। अब बात करें मैप में यूएई की, तो सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं? तो सबसे पहले जाते हैं अपने प्यारे भारत में, और भारत से हम यात्रा करेंगे यूएई की। यह है हमारा प्यारा भारत। जैसे कि मैंने आपको मैप देखना सिखाया है, जहां भी हमें मैप देखना हो वहां पर हम प्लस का निशान लगा देंगे। अब इसकी ये वाली दिशा ईस्ट और ये वाली वेस्ट, ऊपर वाली नॉर्थ होगी और नीचे वाली साउथ होगी। मैप में जब भी हम कभी दिशाओं का निर्धारण करते हैं तो फॉर्मूला अपना यही रहता है। अगर हम भारत से पश्चिम में चलते हैं तो यह है अरब सी, यानी अरब सागर के नाम से इसको हम जानते हैं। अरब सागर के पश्चिम में यहाँ पर आपको ये अरब प्रायद्वीप दिख रहा होगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। इसके उत्तर में एक देश है ये, जिसका नाम है यूएई, यानी संयुक्त राज्य अमीरात। क्या नाम है इसका? तो यूनाइटेड अरब अमीरात इसका नाम है। अगर मैं बात करूं इसकी राजधानी की, तो इसकी राजधानी है आबू धाबी। आबू धाबी इसकी क्या है? ये इसकी राजधानी है। ठीक है, इसकी लोकेशन की बात करें तो इसकी लोकेशन एकदम हॉर्मुज जलसंधि के पास है। लेकिन क्या ये हॉर्मुज जलसंधि को टच करता है? बिल्कुल नहीं करता। हॉर्मुज जलसंधि दो देशों के बीच है, क्योंकि इसके ऊपर एक छोटू सा देश है जिसका नाम है ओमान, और ये बीच में हॉर्मुज जलसंधि, और इधर है ईरान। यानी ईरान और ओमान को अलग करने वाली जलसंधि हॉर्मुज जलसंधि है। जोड़ती किसको है? तो ये पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी को किससे जोड़ती है? तो ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। इस संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका सबसे बड़ा शहर क्या है? तो जैसा हम जानते हैं क्या है? दुबई है। क्या है? इसका सबसे बड़ा शहर दुबई है। यहाँ की मुद्रा दिरहम है, तो मुद्रा भी हम लिख लेते हैं। मुद्रा क्या है? दिरहम है। यूएई के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि यह 7 अमीरातों से मिलकर बना है। 7 अमीरातों से मिलकर बना है। अमीरात क्या होते हैं? तो ये एक छोटे छोटे कबीले हैं जिनको हम अमीरात के तौर पर जानते हैं। जैसे हम कबीले कहते हैं तो यहाँ पर अमीरात कहते हैं। कई बार एग्जामिनर अभी क्योंकि युद्ध की वजह से चर्चा में है तो इसको पूछ सकता है। तो पहला क्या है इसका? आबू धाबी, आबू धाबी। दूसरा शाहजहां, तीसरा फुजरेहा, चौथा दुबई, पांचवा इसका नाम है अजनान, अजनान। छठा ये दो काफी महत्वपूर्ण है, इनका नाम है अल कवैन, और एक का नाम है राज अल खमै है। तो ये 7 अमीरात जिनसे बनकर यूएई का निर्माण होता है। यूएई के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी यहाँ की यात्रा की थी, और यूएई ने कहा है कि वो भारत में लगभग
कितना, तो आप आंकड़ा बिल्कुल याद रखेंगे, 35 मिलियन, 30 से 35 मिलियन, कितना, 30 से 35 मिलियन बैरल, मिलियन बैरल। बैरल क्या होता है, जिसमें तेल आता है, वो कंटेनर को हम बैरल के नाम से जाते हैं। तो इतने मिलियन बैरल तेल का रणनीतिक भंडार बनाएगा, यानी यहाँ पर खोद के जमीन के अंदर इतना तेल हम रख सके, इसका निर्माण यूएई करेगा। भारत में पहले से या वर्तमान में बात करें, वर्तमान में कितनी क्षमता है, तो भारत में 35 से 38 मिलियन बैरल तेल रखने की क्षमता है, जो भारत का लगभग 64 दिन का तेल होता है। तो अब भारत इसको डबल करने वाला है, और इसमें सहायता कौन करेगा, तो यूएई भारत की सहायता करने वाला है। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं हम पिछले दिनों जो चर्चा में रहे, क्योंकि हमने कई दिन से करंट की क्लास नहीं बनाई, तो आपके जो क्वेश्चन छूट गए हैं उनको हम 4-4 करके आपका पूरा रिवीजन करा देंगे, कि आपके एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन ना बचे जो आपसे बाहर हो। चलिए, कॉमन क्राइटेरिया रिएक्शन अरेंजमेंट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो अभी इसको नियुक्त किया गया है भारत को। भारत को इसका अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किया गया है। बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो रविंद्र बोस जी को इसका अध्यक्ष चुना गया है। राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला युगल का फाइनल किस जोड़ी ने जीता है, तो ये जोसेफ चिन्नम्मा और रेबिका ने जीता है। किसने, जोसेफ चिन्नम्मा और रेबिका, इन दोनों ने मिलकर ये टूर्नामेंट जीता है। उन्नत लड़ाकू विमान AMCA अवसंरचना परियोजना किस राज्य में बनाई जा रही है, तो इसका निर्माण हम करने वाले हैं आंध्रा में, आंध्र प्रदेश में इसका। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में मई 2026 में नीदरलैंड सरकार द्वारा भारत को लौटाए गए 1000 साल पुराने अनाई मंगलम तामपत्र, जिसे हम लेडेन प्लेट्स के नाम से भी जानते हैं, का संबंध प्राचीन किस भारतीय राजवंश से है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, PM मोदी जी अभी 5 देशों की यात्रा पर हैं, 5 देशों की यात्रा पर हैं। और ये 5 देश कौन कौन से हैं, तो पहले सबसे ये पहुंचे थे यूएई, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में पहुंचाया बताया। और उसके बाद नीदरलैंड नीदरलैंड के बाद ये स्वीडन, कहाँ पर गए, स्वीडन पर गए। और स्वीडन के बाद इनकी यात्रा हुई नॉर्वे, और नॉर्वे के बाद ये जाने वाले हैं इटली। वर्तमान में ये इटली पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर आपको जो देश दिख रहा है नीदरलैंड, जिसे हम डच के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, नीदरलैंड, हॉलैंड या डच के नाम से भी हम इस देश को जानते हैं। और ये देश, इसका इतिहास हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है। क्यों, क्योंकि जब यूरोपीय कंपनी भारत आ रही थी, यूरोपीय कंपनी, तो इस क्रम में नीदरलैंड की एक कंपनी भारत आई थी। कई बार एग्जामिनर ये भी पूछता है कि कौन से नाविक थे, या इनका क्रम को सही क्रम में अरेंज कीजिए। जैसे भारत आने वाले नाविकों का क्रम, भारत आने वाले नागरिकों का, आने वाले नाविक, यानी कैसे कैसे नाविक भारत आए, इनका क्रम सही लगाइए। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पुर्तगाली आए थे। कौन से आए थे, पुर्तगाली के बाद दूसरा जो नाविक आया वो नीदरलैंड का था। उसके बाद तीसरा नाविक अंग्रेज। उसके बाद चौथा जो नागरिक आया था वो कहाँ का था, तो वो स्वीडिश, यानी स्वीडन का था। और उसके बाद जो अंतिम आए वो फ्रांसीसी आए। लेकिन कंपनी का अगर हम क्रम देखें तो ये क्रम उलट जाता है। कैसे, कंपनी, भारत आने वाली कंपनी, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों ने ही कंपनी की स्थापना की। लेकिन इस क्रम में, कंपनी की स्थापना क्रम में, नीदरलैंड से बाजी कौन मार लेता है, अंग्रेज मार लेते हैं। ठीक है, तो अंग्रेज भारत में आए, उसके बाद नीदरलैंड, और उसके बाद स्वीडिश, और सबसे आखिर में फ्रांसीसी। तो ये जो नीदरलैंड वाले आए थे, इन्होंने अपना जो हेडक्वार्टर बनाया वो मसूलीपट्टनम को बनाया। किसको बनाया, मसूलीपट्टनम।
ये कहाँ पर है, तो साउथ में है। साउथ में मसूलीपट्टनम को ये अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं, यानी वो चीज जगह जहां पर ये अपना सारा सामान इकट्ठा करते हैं। ठीक है। अब नीदरलैंड में यानी इन्होंने क्या करा, अपनी इसको कॉलोनी बना लिया, भारत के कुछ हिस्से को अपनी कॉलोनी बना लिया, और वो हिस्सा था तमिलनाडु का। अब वहां पर जब ये रहे तो वहां से ये सामान चोरी कर ले गए, क्योंकि यूरोपीय यहाँ पर क्या आए थे, चुराने आए थे, तो यहाँ से कुछ सामान चोरी कर ले गए। अब इसी सामान में एक तामपत्र था जिसे हम अनाई मंगलम तामपत्र के नाम से जानते हैं। तामपत्र या किसे लिडन प्लेट्स, यूरोप में इन्हें क्या बोलते हैं, लिडन प्लेट्स के नाम से जानते हैं। अब ये तामपत्र कहाँ से आए, कहाँ से इनका संबंध था, तो इनका संबंध जो था वो हमारे दक्षिण के एक राजवंश जिसका नाम है चोल वंश, चोल राजवंश से संबंधित थे। चोल राजवंश से कैसे संबंधित थे, तो ये चोल राजवंश के एक राजा हुए हैं जिनका नाम था राज प्रथम। क्या नाम था, राज प्रथम। ये चोल वंश के एक प्रतापी राजा रहे हैं, और इनके राजा प्रथम एक महान शासक रहे हैं इनके। तो इन्होंने एक आदेश दिया था, जो आदेश क्या था, मौखिक आदेश था, मौखिक आदेश। ये आदेश क्या था कि यहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है अनाई मंगलम। अनाई मंगलम नाम का गांव है जो कहां पर था, तो जो नागपट्टनम, तो नागपट्टनम ये कहां पर है, तमिलनाडु में। नागपट्टनम तमिलनाडु का एक गांव था अनाई मंगलम, और इसमें एक बौद्ध विहार या एक उपवन इन्होंने भेंट किया था। यहाँ के जो बुद्ध थे, यानी जो बुद्धिस्ट लोग थे, उनको एक चूड़ामणि विहार करके, यहाँ पर क्या था, चूड़ामणि विहार, चूड़ामणि विहार, चूड़ामणि विहार था, जो इन्होंने किसको दे दिया था, जो यहाँ बौद्ध भिक्षु थे उनको दे दिया था। अब ये बात कैसी थी, मौखिक आदेश थी। लेकिन इनके बाद जो अगले राजा हुए उनका नाम था राजेंद्र चोल। क्या नाम था, तो राजेंद्र चोल, ये भी काफी प्रतापी राजा था। इन्होंने इस आदेश को क्या किया, इस आदेश को इन्होंने तांबे की प्लेटों पर खुदवा दिया। वो तांबे की प्लेट आज नीदरलैंड से भारत वापस आ रही है, जो लगभग 300 सालों से क्या थी, खुदवाया। अब ये प्लेट भारत आई है, ये कब से, 300 साल से नीदरलैंड में थी। क्या थी, नीदरलैंड में थी। अब इन प्लेटों को एएसआई को हैंडओवर कर दिया गया है। जब भारत प्रधानमंत्री वहां गए तो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा चलो भाई निकालो हमारी प्लेटें, तो उन्होंने प्लेटें निकाल के भारत को दी। अब भारत का जो एएसआई डिपार्टमेंट है वो इनका दिल्ली में रखेगा और इनका रखरखाव करेगा। ये अभी जगह तय नहीं हुई है कि इनको कहाँ पर रखा जाएगा, जल्दी ही ये भी करंट का क्वेश्चन बनेगा, तो मैं आपको इन सबको बता दूंगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है हमारी परीक्षा की दृष्टि से, इतिहास की दृष्टि से, चोल राजवंश जो दक्षिण का एक मजबूत राजवंश रहा है उसके बारे में पढ़ना। चोल राजवंश, अगर मैं बात करूं इसके संस्थापक कौन थे, कौन से, तो इनका ज्यादातर संस्थापक पूछे जाते हैं, तो इनका नाम था विजाल्य। विजाल्य इसके संस्थापक थे, विजाल्य चोल इसके संस्थापक रहे। ये लगभग 850 ईस्वी में इन्होंने शासन किया और अपने साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद अगर मैं बात करूं इनकी राजधानी की, तो सबसे पहले उरैया को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। उरैया को बदलकर आगे जाके इन्होंने बाद में कौन सी बनी, बाद में तिंजोर राजधानी बनी। और उसके बाद जो इनकी अंतिम और काफी लंबे समय तक राजधानी रही वो थी चोलपुरम। सबसे बाद में इनकी राजधानी ये रही। तो इनके संस्थापक का नाम और इनकी सबसे एक महत्वपूर्ण कृति क्या है, तो इन्होंने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण भी कराया। क्या, बृहदेश्वर मंदिर किसने निर्माण कराया था, तो चोल राजवंश द्वारा निर्मित ये मंदिर था। चलिए, अब ये प्लेटें हैं जिस पर तांबे की प्लेटें हैं, लगभग ये 24 बड़ी और
24 बड़ी और 3 छोटी प्लेटें हैं, यानी 21 बड़ी और 3 तांबे की छोटी प्लेटें हैं, यानी कुल मिलाकर 28 प्लेटें हैं और इनका वजन लगभग 30 किलो का है। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं, कई बार एग्जामिनर पूछ सकता है क्योंकि चर्चा में है। कितनी किलो की प्लेट थी? तो 30 किलो की। ये प्लेटें इनके सामने रखी हुई, हमारे मोदी जी ने कहा कि इनको वापस कीजिए। नीदरलैंड कहाँ पर है? तो यूरोप का एक देश है नीदरलैंड। अगर हम बात करें ऐतिहासिक राजवंश की, तो सारी बातें मैंने जो आपको बताई सब कुछ इसमें लिखकर दे दिया है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम एक चीज और यहाँ पर लिख लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। वो है कि दक्षिण के राजवंशों को उनके सही क्रम में लगाइए। यह एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनता है। दक्षिण भारतीय राजवंशों का क्रम क्या क्या है? तो इस क्रम में जो सबसे पहला राजवंश आता है उसका नाम है सातवाहन। सातवाहन। और सामने यहाँ मैं इनके संस्थापक लिख देता हूँ, यानी जो राजवंश था उसका संस्थापक कौन रहा। तो सातवंश का जो संस्थापक थे वो थे सीमुख। कौन है? सीमुख। क्योंकि परीक्षा में कई बार ऐसे आपको सारणी बनाकर भी दे सकता है कि ये राजवंश थे और इनका संस्थापक कौन था। ऐसे ही इसके बाद दूसरा आता है पल्लव। इसके जो संस्थापक थे वो थे सिंह विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु थे। उसके बाद चालुक्य, और चालुक्य वंश के संस्थापक जो थे उनका नाम था पुलकिशन फर्स्ट चालुक्य वंश के संस्थापक रहे। उसके बाद राजपूत आता है, राष्ट्रकूट। और राष्ट्रकूट को आप क्या याद रखेंगे कि कूट कर दांत तोड़ दिए। तो इनके संस्थापक का क्या नाम था? इनके संस्थापक का नाम था दंती दुर्ग, यानी कूट कर दांत तोड़ने वाला कौन था? दंती दुर्ग। उसके बाद जो अंतिम राजवंश था वो था चोल, और चोल राज के संस्थापक जैसा कि हमने आपको बताया विजाल्य इसके संस्थापक थे। तो ये क्रम भी आप याद रखेंगे, साथ ही कौन इसका संस्थापक था उसको भी याद रखिए। भारत का पहला सैटेलाइट टैग्ड गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है? तो इसको छोड़ा गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। कॉमनवेल्थ यूथ वेट लिफ्टिंग 2026 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसमें भारत को 5 स्वर्ण पदक मिले हैं। भारत का पहला एकीकृत पुनः चक्रण संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसको भारत में स्थापित किया गया है। मेहर बाबा प्रतियोगिता 3 किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये प्रतियोगिता वायुसेना द्वारा। किसके द्वारा? तो वायुसेना द्वारा। एग्जामिनर पूछ सकता है कि मेहर बाबा प्रतियोगिता का संबंध किससे है? तो इसका संबंध हमारी वायुसेना से है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में मई 2026 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक परिसर को मूल रूप से हिंदू मंदिर घोषित करते हुए वहां हिंदुओं को नियमित पूजा करने का अधिकार दिया है? अभी क्या हुआ है, एमपी के हाई कोर्ट की जो बेंच है, इंदौर बेंच, उसमें 2 जज, एक विजय कुमार और एक आलोक अवस्थी, इन्होंने एक परिसर को, जिसको हम भोजशाला परिसर के नाम से जानते हैं, ये भोजशाला परिसर है, इसको हिंदू मंदिर घोषित कर दिया है। इतिहास में अगर हम जाते हैं तो इसकी स्थापना राजा भोज ने कभी कराई थी, और राजा भोज ने वाग्देवी, यानी वाग्देवी बोले तो सरस्वती मंदिर के रूप में या सरस्वती देवी के मंदिर के रूप में इसकी स्थापना कराई थी। और 1875 में उस मूर्ति को तो जब खोदा गया, खुदाई के दौरान जब यहाँ पर वो मूर्ति मिली, तो 1886 में एक अंग्रेज जिसका नाम मेजर किनकेट, वो इसको लंदन ले गया। 1305 में अगर इसके इतिहास की बात करें तो 1305 में जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने इस पर हमला किया और लगभग इसको ध्वस्त कर दिया। उसके बाद मालवा का एक शासक हुआ महमूद खिलजी ने इस भोजशाला को परिवर्तित कर कमाल मौला मस्जिद के तौर पर स्थापित किया। अब कोर्ट ने कहा है कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, या एएसआई द्वारा कोई ऐसा साक्ष्य नहीं पैदा
प्राप्त किया गया कि यहाँ पर कभी मस्जिद रही हो। ये एक मंदिर था और इसे हम मंदिर घोषित करते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा है, तो भोजशाला परिसर। भोजशाला परिसर, भोजशाला, तो ये कहाँ पर है, तो ये थार जिला एमपी में है। एमपी के थार जिले में वर्तमान में ये स्थित है। इसका निर्माण राजा भोज द्वारा, वही राजा भोज, कहाँ, गंगुतेली, जो किसके शासक थे, जो परमार वंश के शासक थे। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर किसके लिए समर्पित था, तो राजा भोज ने इसको वाग देवी या सरस्वती देवी मंदिर के तौर पर स्थापित किया, मंदिर के तौर पर स्थापित किया। अब हम इसके इतिहास की बात करें तो ये जो वाग देवी की जो प्रतिमा है, प्रतिमा इसको 1875 में खुदाई के दौरान खोजा गया और उसके बाद 1886 में एक अंग्रेज, जिसका नाम क्या था, उस अंग्रेज का नाम था किनकेट, ये इसको लंदन ले गया और लंदन के म्यूजियम में अभी ये रखी हुई है। वहां से इसको लाने की बात भी भारत द्वारा चल रही है, लेकिन अभी आ नहीं पाई है। अगर हम और इसके इतिहास की बात करें तो 1305 में भोजशाला को किसने हमला किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने काफी इसको नुकसान पहुंचाया। उसके बाद 15वीं सदी में जो मालवा का राजा हुआ, मालवा का शासक जिसका नाम था महमूद खिलजी, इसने इसको क्या परिवर्तित कर दिया, तो कमाल मौला मस्जिद के तौर पर स्थापित कर दिया। अब कोर्ट ने कहा है कमाल मौला मस्जिद का कोई साक्ष्य यहाँ पर नहीं है, ये एक विशुद्ध हिंदू मंदिर है और हिंदुओं को इसे सौंप दिया गया है और हिंदुओं को अनुमति मिली है, वो यहाँ पर पूजा कर सकते हैं। बात करें एएसआई की, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के नाम से हम इसे जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1861 में। किसके द्वारा, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी स्थापना की थी और इसको भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं, भारतीय पुरातत्व का जनक के तौर पर भी हम अलेक्जेंडर कनिंघम को जानते हैं। इसका वर्तमान में मुख्यालय दिल्ली में है और यदुवीर सिंह रावत इसके वर्तमान हेड हैं। हेड कौन है इसके, तो यदुवीर सिंह रावत इसके वर्तमान में हेड हैं। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। चलिए, ये परिसर हो गया, आपने देख लिया। चलिए बात करें एमपी की, तो एमपी जो भारत का पहले कभी सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था क्षेत्रफल की दृष्टि से, अब जब से इससे छत्तीसगढ़ अलग हुआ है तो राजस्थान है, इसका नंबर दूसरा हो गया है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। छत्तीसगढ़ का इससे विभाजन 1 नवंबर 2000 को हुआ। इसकी राजधानी भोपाल है। सबसे बड़ा शहर इंदौर है जो लगातार स्वच्छ शहर बना हुआ है। राज्य के पशु बारहसिंगा है, दुध राज राष्ट्रीय पक्षी है, पर वृक्ष बरगद, पुष्प सफेद लिली, खेल मलखम्ब। राज्य के नृत्य क्या है, तो राई है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके राष्ट्रीय उद्यानों की, तो कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और पेंच इसके राष्ट्रीय उद्यान हैं। खजुराहो के मंदिर, रांची का स्तूप और भीमबेटका की गुफाएं जो इसकी यूनेस्को धरोहर में शामिल हैं। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। बात करें कुछ चीजें जो छूट गई, मैं अलग से लिख देता हूं, जैसे यहाँ के राज्यपाल, एमपी के राज्यपाल कौन है, तो छगन भाई मंगू भाई पटेल यहाँ के क्या हैं, राज्यपाल हैं। यहाँ के सीएम मोहन यादव यहाँ के सीएम हैं। यहाँ की अगर बात करूँ लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीट
यहाँ पर 230 है। तो 230 यहाँ पर विधानसभा की सीट है, लोकसभा की सीट यहाँ पर 29 है और राज्यसभा की यहाँ पर 11 सीटें हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए, किस देश ने ओपेक समूह से अलग होने की घोषणा की है? तो हाल ही में जो तेल उत्पादन देशों का समूह है ओपेक, उससे यूएई ने कह दिया है भैया हम तुम्हारे साथ नहीं रह पाएंगे। संयुक्त अरब अमीरात ने इससे अलग होने की घोषणा कर दी है। सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 से सुमित्रा गुहा के साथ किसको सम्मानित किया गया है? तो लक्ष्मण कृष्ण राव को। अप्रैल 2026 में 5 नए जिलों की घोषणा कहाँ पर हुई है? तो ये लद्दाख में हुई है। सेल के मुख्य सतर्कता अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? ये महत्वपूर्ण है। तो दिलीप कुमार जी को चुना गया है। इसकी स्थिति कैसी है, इस पर नजर रखने के लिए दुनिया में प्रेस की स्वतंत्रता पर रैंकिंग जारी करने वाली या नजर रखने वाली संस्था कौन सी है? तो उस संस्था का नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो ये संस्था है जो दुनिया में कहां पर प्रेस की क्या स्थिति है इसके लिए आंकड़े जारी करती है, उनकी रैंकिंग बताती है। ये कहां की संस्था है? तो ये एक गैर सरकारी संगठन है। क्या है? गैर सरकारी संगठन है। ठीक है, गैर सरकारी संगठन है और ये हर देश की मीडिया का, प्रेस का अध्ययन करने के बाद ये बताती है कि वहां पर उसकी स्थिति कैसी है। इसने पहली बार रिपोर्ट कब जारी की? तो 2002 में इसने अपनी पहली रिपोर्ट जारी की थी। अब से इसकी फिर से एक बार रिपोर्ट आई है। इसके मानदंड क्या है? तो इसके 5 मानदंड है जो ये चेक करता है कि वहां पर राजनीतिक दबाव तो नहीं है, यहाँ पर प्रेस की आर्थिक स्थिति कैसी है, कानून ढांचा कैसा है, सुरक्षा कैसी मिलती है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में कैसी यहाँ पर प्रेस है, उसके बारे में ये आंकड़े जारी करती है। इसने एक बार से फिर से रैंक जारी की है और इसने टॉप पर जिस देश को रखा है उस देश का नाम है नॉर्वे। कौन सा है? तो नॉर्वे पहले पर है, एस्टोनिया दूसरे पर है और तीसरे पर है एस्टोनिया, नॉर्वे और तीसरे पर जो देश आया है उसका नाम है नीदरलैंड। क्या है? तो नीदरलैंड तीसरे स्थान पर आया है। वहीं बात करें बॉटम 3 कौन कौन से हैं? तो बॉटम 3 में सबसे नीचे जो रहा है वह है इरिट्रिया। क्या है? इरिट्रिया। दूसरे पर यानी उससे ऊपर कौन सा आया है? तो नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन वाला नॉर्थ कोरिया उससे ऊपर आया है। और उससे ऊपर जो है वो कौन सा देश है? तो चाइना को लास्ट से यानी अंत से तीसरा स्थान इस संस्था ने दिया है कि यहाँ पर कितनी फ्री है प्रेस, इस बारे में जानकारी देते हुए। बात करें भारत की, तो भारत की रैंक क्या रही? तो भारत की रैंक 151 रही। भारत की रैंक क्या रही? तो 151 रही। पहले क्या थी? तो 159 भारत की रैंक थी और 159 से बढ़कर ये 151 हो चुकी है। वहीं अगर बात करूं अपने नल्ले पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की रैंक 158 रही। पाकिस्तान की रैंक कितनी रही? पाकिस्तान की रैंक 158 रही। अपना पड़ोसी जो भूटान है वो 152वें स्थान पर रहा और यूएसए कौन से स्थान पर है? तो 57 स्थान पर यूएसए है। ठीक है, बात करें भारत में प्रेस की, तो भारत में प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों द्वारा और कब की गई? 1556 में की गई। भारत में पहला अखबार किसने निकाला या समाचार पत्र किसने निकाला? तो ये निकाला जेम्स अगस्ता हिक्की ने। किसने? जेम्स अगस्त हिक्की। इनको भारत में पत्रकारिता का जनक के तौर पर भी जाना जाता है। अगर मैं बात करूं पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? पहला हिंदी समाचार पत्र भारत का था
मार्तंड, उद्दंड मार्तंड। और इसको किसने निकाला? तो पंडित जुगल किशोर जी द्वारा ये प्रचारित या किया गया। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 150 रैंक भारत की रैंक इसमें आई है। चलिए, ये क्वेश्चन आपके लिए, आपको इसका जवाब देना है कि निजता के अधिकार जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। ये इसका क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर इसका लिखकर बताएंगे। आयुष्मान भारत दिवस हाल ही में कब मनाया गया? आयुष्मान भारत दिवस हाल ही में कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था हाल ही में 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को हाल ही में मनाया गया। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। एआई नीति 2026 किस राज्य ने इसको मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र ने इसको मंजूरी दी है। BWF परिषद के अध्यक्ष किस भारतीय को बनाया गया है? तो ये बैडमिंटन का है, तो PV सिंधु जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में मई 2026 में घोषित पुलित्जर पुरस्कारों में किन दो भारतीय इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री श्रेणी में प्रतिष्ठित सम्मान जीता है? अभी क्या हुआ है, एक पुरस्कार है जिसका नाम है पुलित्जर। कौन सा पुरस्कार? पुलित्जर। और ये पुरस्कार किसके लिए है? तो यह संगीत, पत्रकारिता और साहित्य के रूप में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। हाल ही में इसके विजेताओं की घोषणा हुई है। तो किसके लिए? संगीत, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण या प्रतिष्ठित है। किसके क्षेत्र में? तो इन तीनों के क्षेत्र में इसे दिया जाता है। हाल ही में इसकी घोषणा हुई है। इसके विजेताओं में जो दो आए हैं तो उनका नाम है RK आनंद और संपूर्णा शर्मा। क्या नाम है इनका? तो RK आनंद और संपूर्णा शर्मा, इन दोनों ने ये पुरस्कार जीता है। किस कैटेगरी में जीता है? तो इनकी कैटेगरी रही है इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री। इसमें ये पुरस्कार इन्होंने जीता है। अब इस पुरस्कार की, पुलित्जर पुरस्कार की मैं बात करूं तो इसको पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी स्थापना यानी इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1917 में। 1917 में इसकी शुरुआत हुई। किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा, कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। इसमें विजेता को जो राशि मिलती है वो कितनी है? तो विजेता को इसमें 15,000 USD यानी USA के डॉलर 15,000 इसमें दिए जाते हैं। वर्तमान में 22 से 23 कैटेगरी में दिया जाता है। 2 भारतीयों को इसमें मिला। ये जो 2 पत्रकार हैं हमारे, इनको क्या अकेले मिला है? नहीं, एक ब्लूमबर्ग की पत्रकार है। ब्लूमबर्ग एक प्रतिष्ठित अखबार है ब्लूमबर्ग, इसकी पत्रकार है निताली पियर्सन। क्या नाम है? तो निताली पियर्सन। तो निताली पियर्सन ने ये जो पुरस्कार है इन दोनों के साथ में साझा किया है। अगर मैं बात करूं RK आनंद और संपूर्णा, इनका प्रोजेक्ट कौन सा था? तो इनका प्रोजेक्ट था ट्रैप। क्या था? तो इनके प्रोजेक्ट का नाम आपसे पूछे तो क्या था? ट्रैप। ये ट्रैप क्या है? जो ऑनलाइन आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाता है, झूठी बातों में फंसाकर आपसे पैसा निकलवाने के लिए ऑनलाइन जो अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसको डिजिटल अरेस्ट बोलते हैं, उस पर जो धोखाधड़ी है उसको उजागर करने के लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है। चलिए, ये दोनों हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। चलिए, रिवीजन के क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हाल ही में 2 मई को मनाया गया। कब? तो 2 मई। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नॉर्डिक तो यानी नॉर्वे में। भारत के ने अमेरिका को कितनी चोरी हुई प्राचीन वस्तुएं लौटाई हैं?
यानी अमेरिका में जो भारत से चोरी हुई चली गई थी वस्तुएं, वो कितनी लौटाई हैं? तो 657 वस्तुएं भारत को लौटाएगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा किन दर्रों के माध्यम से पुनः शुरू हुई है? तो ये लिपुलेख। किससे? लिपुलेख दर्रा, जो कहां पर है? तो उत्तराखंड में। यहां से फिर से यात्रा शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत ने यूएनएफसीसीसी को 2031 से 35 के लिए नए जलवायु लक्ष्य सौंपे हैं। इसके अनुसार 2035 तक उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा गया है? अभी क्या हुआ है, एक संस्था है यूएनएफसीसीसी, यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। ये संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1992 में एक सम्मेलन हुआ था जलवायु के लिए, और इस सम्मेलन का नाम था पृथ्वी सम्मेलन। ये कहाँ पर हुआ? तो ये ब्राजील के सबसे बड़े शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और यहाँ पर ये बात कही गई थी कि हम हर साल यूएनएफसीसी की एक मीटिंग किया करेंगे। इसकी मीटिंग को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के नाम से जानते हैं। इसकी जो COP1 है वो कब हुई थी? तो वो इसकी जो पहली मीटिंग है 1995 में कराई गई थी। कहाँ पर? बर्लिन में, 1995 में बर्लिन में। ठीक है, इसकी पहली मीटिंग हुई थी। 2002 में इसकी 8वीं मीटिंग होती है, जिसे हम COP8 के नाम से जानते हैं। ये दिल्ली में हुई थी। ऐसे ही इसकी COP21 जो 2015 में फ्रांस पेरिस में हुई। अब इसमें 2030 तक के लक्ष्य का निर्धारण किया गया था। इसमें भारत से कहा गया था कि भारत को भी कुछ लक्ष्य दिए गए थे जिनको उन्हें पूरा करना था। ये वही COP21 है जिसमें भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की थी, ISA। किसके साथ मिलकर? तो फ्रांस के साथ, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। यहीं पर भारत को कुछ लक्ष्य मिले थे जिनको 2030 तक उसे पूरा करना था, कि जिससे हम अपनी जो कार्बन उत्सर्जन है, जो पृथ्वी का बढ़ता हुआ टेम्परेचर है, इसको कंट्रोल में रख सके। वो लक्ष्य क्या क्या थे? तो जैसे भारत से कहा गया था कि 2015 से 2030 तक जो उत्पादन तीव्रता है कार्बन की, उसको 30 से 35% कम कर देना है। 2015 के लक्ष्य, इसमें कहा गया था कार्बन उत्सर्जन तीव्रता को कितना कम करना है? 30 से 35%। कब तक कम करना है? 2030 तक। लेकिन भारत ने क्या कहा? भारत ने इस लक्ष्य को 2020 तक ही पूरा कर लिया। यानी 2020 तक भारत ने 36% उत्सर्जन में कमी कर दी। यानी पहला लक्ष्य भारत ने अपना पूरा कर लिया। जो 2030 तक करना था वो 2020 तक ही भारत ने कर दिया। और इसमें कहा गया था कि 40% जो ऊर्जा है वो गैर जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करनी है। यानी दूसरा लक्ष्य क्या था? 40% जो हम ऊर्जा बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, ऊर्जा किससे? गैर जीवाश्म क्या होते हैं? जो जीवाश्म ईंधन नहीं है, जैसे पेट्रोल, गैस, कोयला, ये नहीं है। उससे अलग जैसे सौर ऊर्जा या पवन चक्की, इसके माध्यम से 40% अपनी आवश्यकताओं की ऊर्जा का उत्पादन करना है, जिसको हमने कहां तक ले गए हैं? 52.57% हमने अपनी ऊर्जा का उत्पादन गैर जीवाश्म ईंधन से कर लिया है। तो ये लक्ष्य भी हमने पूरा कर लिया। कब कर लिया? तो ये हमने फरवरी 2026 में इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो ये भी हमारा लक्ष्य प्राप्त हो गया। अब भारत ने कहा कि अब आप छोड़ो, मैं आपको लक्ष्य देता हूं कि हम आगे क्या करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि भारत ने उसको 21 में कहा था कि 2070 तक भारत क्या करेगा? शून्य कार्बन उत्सर्जन करेगा। तो उसके लिए इन लक्ष्यों की पूर्ति करना आवश्यक था। तो भारत ने जैसा कहा था वैसा वैसा करता चला गया भारत। अब नए लक्ष्य मिले हैं
के उत्सर्जन में कमी। उत्सर्जन में कमी करेगा कितनी? तो जीडीपी के उत्सर्जन की तुलना में 47% की कमी। पहला लक्ष्य क्या है? चलिए लक्ष्य आगे लिखे होंगे सर। हाँ, 3 लक्ष्य। उत्सर्जन में कमी, लक्ष्य क्या है? जीडीपी के उत्सर्जन में तीव्रता में 47% की कमी हमें कर देनी है। 60% स्थापित बिजली क्षमता गैर जीवाश्म ईंधन से हमें प्राप्त कर लेनी है। ये हमें 31 से 35 तक के लक्ष्य हमने रखे हैं। जंगलों और वृक्षों के आवरण के माध्यम से 3.5 से 4 अरब टन कार्बन हमें सिंक कर देना है। तो ये सब किसने कहा है? भारत ने कहा है कि हम ये लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। यानी भारत एक टॉपर बच्चे की तरह पहले ही अपना काम करके निकल चुका है। ठीक है, जन धन योजना ने किस राज्य में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो यहाँ पर जन धन योजना में सबसे ज्यादा खाते किस राज्य में खुले, ऐसा पूछा गया है। जन धन योजना में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये अपना उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में पहला स्थान प्राप्त करने में कामयाब रहा। भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला है, तो काफी महत्वपूर्ण है। तो कहाँ पर? ये कांडला गुजरात। कहाँ पर? कांडला गुजरात में स्थापित किया जाएगा। आरोग्य मैत्री हेल्थ केयर किस देश में तैनात किए गया है? तो ये किया गया है जमैका। जमैका कौन सा? तो वही क्रिस गेल वाला जमैका, जिसकी राजधानी किंगस्टन है। 6G सेवाओं के परीक्षण के लिए किस मंत्रालय ने समझौता किया है? तो जो हमारा दूरसंचार मंत्रालय है उसने हाल ही में समझौता किया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में घोषित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक 6 पुरस्कार जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो ये कर्नाटक ने किया है। देखिए अभी तक के क्वेश्चन मैंने डिटेल में आपको पढ़ा दिए, अब क्वेश्चन आंसर आगे रहेंगे। तो ये हमें पुरस्कार मिला है महिला हितैषी पंचायत आंध्र प्रदेश की, बांका सेलम पंचायत को, ये आप लिख लेंगे। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार किसको मिला है? तो सतत लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए मिला है। सबसे स्वच्छ पंचायत त्रिपुरा की कंचनबाड़ी पंचायत है। गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका के लिए मुद्राड़ी ग्राम पंचायत है। ठीक है, सांख्यिकी विवरण के लिए 34 पंचायतों का चयन किया गया है। नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत स्तरीय पुरस्कार समग्र पंचायत और ब्लॉक ग्राम में दिया जाता है। ऐसे ही सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत भी किसको बनाया गया है? तो सिपाही जिला प्रथम स्थान पर रहा, जहां 5 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक पंचायत केरल की हरिप्पड़ ब्लॉक को रहा, और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत असम की न्यू नपाम पंचायत को मिला है। ठीक है, नोडल मंत्रालय कौन था? तो इसका पंचायती राज मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय था। योजना का आधार राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान रहा। मूल्यांकन पदावधि पंचायत उन्नत सूचकांक में, और वित्तीय पुरस्कार 50 लाख से 5 करोड़ तक इसमें दिया जाता है। प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना को सौंपा गया छठा जहाज कौन सा है? तो इसका नाम है महेंद्रगिरी। क्या नाम है? महेंद्रगिरी। कैच द रन 2026 अभियान का जल शुभांकर क्या है? तो इसका शुभांकर है नीरा। नीरा किसका पर्यायवाची है? जल का है, तो कैच द रन अभियान जल शुभांकर नीरा रखा गया। बुद्ध पूर्णिमा 2026 पर भगवान बुद्ध के अवशेषों की प्रदर्शनी कहां पर लगाई गई? तो ये लद्दाख में लगाई गई। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो हमारे जैन साहब बने हैं, रोहित जैन। रोहित शर्मा नहीं, ये जैन है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में मई 2026 जारी नीति आयोग की रिपोर्टिंग के अनुसार भारत में सरकारी स्कूलों के नामांकन में कितने प्रतिशत 71 से घटकर लगभग कितना रह गया है? तो ये कितना रह गया है? 49.24 रह गया है। नीति आयोग जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी, उसने ये आंकड़े जारी किए गए हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। इनके सीईओ और उपाध्यक्ष दोनों के नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएंगे। ठीक है, ये आप पूरा पढ़ सकते हैं। एनडीएमए किस सिस्टम पर राष्ट्रव्यापी परीक्षण किया है? तो एनडीएमए ने जो अभी अलार्म बजा था, सेल्फ ब्रॉडकास्ट अलर्ट मिशन पर या सिस्टम पर काम किया है। किस पर? तो अलार्म सिस्टम, अलर्ट सिस्टम पर। दिल्ली सरकार ने किस बीमारी को अधूषित रोग की कैटेगरी में डाला है? तो कुष्ठ रोग को यहाँ पर डाल दिया गया है। भारत का पहला राज्य संचालित
अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्ट केंद्र कहाँ खोला गया है? तो ये कहाँ पर, ये खोला गया हमारे बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में खोला गया है। कोयला खनिक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये 4 मई को मनाया जाता है। चलिए आज का अंतिम, अच्छा 9वां बचा है। हाल ही चर्चा में रहा तारा वेपन सिस्टम मुख्य रूप से क्या है? तो हमारे यहाँ पर एक सिस्टम डेवलप किया गया है जिसका नाम है तारा। और ये कैसा है? ये स्वदेशी ग्लाइड वेपन किट है। यानी हमारे जो पुराने बम थे, बहुत दिन से पुराने बम पड़े हुए थे, अब उनको क्या है, डालने के लिए जहाज को वहीं पर ले जाना पड़ता था जहां पर उनको डालना है। तो वहां से क्या है, वो दूसरे देश के या शत्रु देश के रडार में आ सकते थे और हमारा प्लेन जो है वहां पर, उस पर ध्वस्त किया जा सकता है, उस पर हमला किया जा सकता था या उस पर क्षति पहुंचाई जा सकती थी। इसको देखते हुए अब क्या होता है कि भारत किसी भी देश की सीमा में ना एंट्री करते हुए अपनी सीमा से ही वहां पर बम गिराता है। तो ऐसा एक सिस्टम तैयार किया गया है जिनमें से पुराने बम को उनमें रखा जाएगा और वो खुद लेकर जाएगा, या एक ऐसी मिसाइल है जिसमें पुराने बम को रख देंगे और वो मिसाइल उनको जहां टारगेट है वहां लेके जाएगी और बम वहां पर फट जाएगा। तो उसका नाम है तारा। ठीक है, तो ये आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। बाकी ये एक मिसाइल है जिस तारा के नाम से जाना जा रहा है, तारा 500, और इसमें बम को रखा जाएगा और ये लेके जाएगी जिससे हमारे प्लेन को कोई या फाइटर जेट्स को कोई नुकसान ना पहुंच सके। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसको चुना गया है, उनका नाम है प्रसून जोशी। प्रसून जोशी जी को चुना गया है। भारत का पहला पूर्ण पेपरलेस न्यायिक व्यवस्था वाला राज्य कौन सा बना है? यहाँ जहाँ पर न्यायिक व्यवस्था में पूरी तरह से पेपर को बैन कर दिया गया है, वो राज्य है सिक्किम। दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा कहाँ पर? तो राधा नगर। और ये कहाँ पर है? तो ये है हमारे अंडमान निकोबार में। सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम किसके सहयोग से विकसित किया गया है? जो अलर्ट सिस्टम मैंने आपको बताया वो किसके साथ सहयोग से? तो सी डॉट के साथ मिलकर हमने बनाया है। हाल ही में भारत और कंबोडिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिनबैक्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कोपेंग स्पू कंबोडिया में किया गया है। ये अभ्यास है जो हम कंबोडिया के साथ करते हैं, तो वर्तमान में भी किया गया है। तो ये थी आज की क्लास। आशा करता हूँ मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इसको वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।